दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्या केम पॉइंट केमिस्ट्री हब में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर नंबर 11। और इसमें से भी अपन मेनली आज डिस्कस करेंगे ईथर के बारे में। और यहाँ से ईथर को अपन इस टाइप से कवर करेंगे कि जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इस वाले वीडियो से रिफ्लेक्ट होंगे, डिटो क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर ईथर के रिवीजन से। तो सबसे पहले तो अपन ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ईथर है, आप इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हो। तो ईथर को प्रदर्शित करने के लिए ये फॉर्मूला होता है ROR। तो यहाँ पर R का मतलब क्या हो सकता है? R का मतलब हो सकता है आपके पास कोई भी एल्किल समूह है अथवा कोई भी एरिल समूह है। तो ये होती है आपके ईथर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें ईथर, तो ईथर की संरचना से एक सवाल बन सकता है। और वो सवाल कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी संरचना बनाता हूँ ईथर की। तो ये होती है आपके पास ईथर की संरचना, जिसमें एक ऑक्सीजन से कितने एल्किल समूह अटैच रहती है? 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन परमाणु है वो 16वें वर्ग से बिलोंग करता है। तो 16वें वर्ग के पास जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी तत्व, उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑक्सीजन के सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो मतलब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 4। और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक लोन पेयर का। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? 2 लोन पेयर का। और यहाँ पर जो ये एल्किल समूह है, ये इनका आकार क्या होता है? बड़े आकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ से क्या बनता है? संरचना से अगर मैं बात करूं तो ईथर के अंदर सबसे पहला पूछा जाता है संकरण। संकरण आप देखोगे तो संकरण का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। जिस भी आपको परमाणु का या जिस भी तत्व का संकरण पता करना हो किसी भी यौगिक में, तो उसमें आपको डायरेक्ट काउंट करना होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। सीधा सा फॉर्मूला होता है सिग्मा बंधों की संख्या, और सिग्मा बंध के साथ आप उसमें काउंट क्या कर देते हो? लोन पेयर की संख्या। तो ये सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है किसी भी संरचना का संकरण निकालने के लिए, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो यहां से देखिए जो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? आपके पास ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन कितने सिग्मा बंध बना रहा है? 1 और 2। तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी आ गई? 2 प्लस लोन पेयर की संख्या। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। और 4 का मतलब कौन सा संकरण आ गया? sp3 संकरण आ गया। जैसे यहां पर आपको संकरण का पता चला कि sp3 संकरण है, तो संकरण के साथ ज्यामिति क्या होती है? फिक्स होती है। तो जहां पर भी sp3 संकरण आता है उस वाली कंडीशन में ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। तो यहां पर ज्यामिति कौन सी हो जाएगी? चतुष्फलकीय ज्यामिति। सवाल नंबर 3 आता है कि यहां पर जो ये कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये वाला जो बंध कोण है ये कितने डिग्री का होता है? तो यहां पर मेंशन करता हूं मैं COC। एल्काइल हो चाहे से एरिल समूह, यहां पर क्या उपस्थित होगा? कार्बन। तो बंध कोण की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो ये जो एक्चुअल में बंध कोण कितना होता है? 110 डिग्री का होता है, मतलब 110 डिग्री का होता है। और आपको ये भी पता है कि जब भी चतुष्फलकीय संकरण आता है, तो उस वाली जब भी चतुष्फलकीय ज्यामिति आती है और sp3 संकरण आता है, तो यहां पर बंध कोण कितना होता है sp3 में? sp3 में सामान्य बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का बंध कोण होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का। लेकिन ईथर में कितना हो रहा है? 110 डिग्री हो रहा है बंध कोण। तो इसका कारण पूछता है, और कारण ये की है क्या यहाँ पर ईथर में क्या उपस्थित है? 2 बड़े आकार के एल्किल समूह, 2 बड़े आकार के एल्किल समूह, 2 बड़े आकार के एल्किल को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। 2 बड़े आकार के एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण, समूहों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण। तो ये यहां से रीजन जरूर पूछता है कि ईथर के अंदर sp3 संकरण होने के बाद में जो बंध कोण है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब 109 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है? 110 डिग्री हो जाता है। और इसका कारण क्या है? तो कारण ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईथर है उसमें 2 बड़े एल्किल समूह उपस्थित है। तो 2 बड़े एल्किल समूह के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है? बंध कोण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां से जो ये वैल्यू आएगी, बंध कोण का मान आएगा ईथर में,
ये कितना आएगा 110 डिग्री आता है। कितना होता है 110 डिग्री। और ईथर के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन इसकी जो बंध लंबाई है, कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई, जो भी ईथर इसमें जो CO बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसकी जो बंध लंबाई कितनी होती है, इसकी बंध लंबाई होती है 141 पिकोमीटर। ये ध्यान रखनी है। तो इसकी बंध लंबाई कितनी होगी 141 पिकोमीटर होगी। तो यहां से पहला सवाल तो ये बनता है ईथर की संरचना से। अब आइए नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर अपन मेंशन करते हैं इसकी प्रकार की। तो ईथर की अगर आप प्रकार की बात करो तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेंशन करता हूँ। ये तो मैंने किसको मेंशन कर दिया, ईथर। ईथर का अगर आप वर्गीकरण देखते हो तो ईथर के कितने टाइप होते हैं, 2 प्रकार का ईथर हो सकता है। पहला वाला होता है सरलतम, दूसरा होता है मिश्रित। तो पहला ईथर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ सरल ईथर, और दूसरा वाला ईथर कौन सा हो जाएगा आपके पास, मिश्रित ईथर हो जाएगा। एक तो सरल ईथर हो गया और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, मिश्रित ईथर हो जाएगा। अब सरल ईथर का मतलब क्या है, जहां पर दोनों एल्किल अथवा एरियल समूह क्या हो, सेम हो, वो तो कौन सा हो जाएगा, सरल ईथर। और मिश्रित ईथर में क्या हो जाएगा, दोनों एल्किल अथवा एरियल समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक मैंने R ले लिया तो दूसरा वाला कौन सा मान लिया, R डैश कंसीडर कर लिया। इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात करूं सरल ईथर, तो सरल ईथर में क्या हो जाएगा CH3 ऑक्सीजन और CH3। तो यहाँ पर देखिए ईथर में ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, दोनों के दोनों जो एल्किल समूह क्या है सेम, इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है CH3। तो किसका उदाहरण हो गया, सरल ईथर का। इसी टाइप से अगर मिश्रित ईथर की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो जैसे आपने इस वाली ईथर को नोटिस किया, इसमें एक एल्किल समूह तो मेथिल है और दूसरा वाला कौन सा है, एथिल है। मतलब ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है या आबंधित दोनों एल्किल समूह क्या भिन्न भिन्न है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मिश्रित ईथर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए। अब इसके बाद में आता है ईथर का नामकरण। ईथर है उसका आप नामकरण किस प्रकार से करते हो, ईथर का नामकरण। तो नामकरण से भी आपको पता है कि आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं नामकरण से रिलेटेड, जिसमें आपसे क्या पूछता है, आईयूपीएसी नामकरण। तो ईथर के लिए आपको मैं डायरेक्ट हिंट बता देता हूं किस टाइप से आप ईथर को है उसका नामकरण इजीली कर सकते हैं आईयूपीएक वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने ये कोई ग्रुप कंसीडर कर लिया, एक तो R है, सेकंड वाला कौन सा है, R डैश है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी R डैश वाला ग्रुप है, R डैश का मीनिंग क्या हो गया, कम कार्बन परमाणु वाला। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, R डैश से मेरा मतलब किससे, कम कार्बन परमाणु वाला समूह है, कम कार्बन परमाणु वाला समूह। तो ये ध्यान रखना, आपको क्या करना है कि ऐसे जो भी ईथर से समूह जुड़ी हुई है उनमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। और आपको क्या करना, उस वाले समूह को किससे जोड़ देना है, उस वाले समूह को आपको जोड़ देना है ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन और कम कार्बन परमाणु वाला जो एल्किल समूह है वो किसका निर्माण करते हैं, एल्कोक्सी का निर्माण करेंगे। तो आप इस वाले को टोटल को क्या बोल दोगे, OR को एल्कोक्सी बोल दोगे। ले लीजिए आपने इसको क्या बोल दिया, एल्कोक्सी बोल दिया। और जो रिमेनिंग रह गया, रिमेनिंग कौन सा रह गया, R समूह है जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, इसको आप बोल दोगे एल्केन बोल दोगे। इसको क्या बोल दोगे, एल्केन। तो यहां से आईयूपीएसी जो नामकरण है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन बन जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन। तो ये डायरेक्ट आपके पास नामकरण का फॉर्मूला आ जाएगा। जब भी ईथर का आईयूपीएसी नामकरण पूछे आपको बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या नामकरण होता है आईयूपीएसी ईथर का, एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी किसको बोलना है, जो भी आपको ईथर दिया हुआ है उसमें जिसमें भी एल्किल समूह में कम कार्बन परमाणु है, अगर उसको आप ऑक्सीजन के साथ मिला देते हो तो उसको तो क्या बोलते हो, एल्कोक्सी। और जो रिमेनिंग एल्किल समूह रह गया जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है उसको क्या बोलते हो, एल्केन बोलते हो। अब इसके 2-3 अपने एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जिससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, ये लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये आपके पास कोई ईथर गिवन है और आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड कितने कार्बन है ऑक्सीजन की, 2 कार्बन का एल्किल समूह है। यहाँ पर कितने कार्बन का, 1 कार्बन का। तो अभी मैंने क्या बोला, कम कार्बन परमाणु वाला समूह है, अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हो तो उसको क्या बोलते हो, एल्कोक्सी। तो यहाँ से 1 कार्बन वाला समूह किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ।
यहाँ पर एल्कोक्सी बोल रहा था, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है ए, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं मेथॉक्सी बोल दूंगा, क्योंकि ए कार्बन के लिए किसका यूज करते हो, मैथ का यूज करते हो, तो ये तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण हो जाएगा मेथॉक्सी। अब सेकंड वाला देखिए, एल्कोक्सी लिखने के बाद में क्या लिखना है, एल्केन, और एल्केन में कौन सा एल्किल समूह आएगा जिसके पास कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। तो यहाँ पर देखिए इस साइड कितने कार्बन थे, दो, तो दो कार्बन को क्या बोलते हो एथ, और एल्केन लिखना है तो मेरे को इसको क्या मेंशन करना पड़ेगा, मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। अब की बात एरोमेटिक ईथर से आपको डील करनी, ये ऑक्सीजन और इधर क्या अटैच हो गया CH3, और आपको इसका बोल दिया कि आईयूपीएसी नामकरण बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन के साथ कौन से एल्किल अथवा एरिल समूह को आपको अटैच करना है जिसके पास कार्बन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। तो इस साइड कितने कार्बन है 1, और इस साइड कितने कार्बन परमाणु का समूह है 6 का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो मिथाइल समूह ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन गया मिथॉक्सी। और अब की बार आप इसको फेनिल नहीं बोलोगे, क्योंकि वहां पर अगर एलिफेटिक होता था तो एल्केन, और यहाँ पर एरोमेटिक हो तो आप इसको क्या बोलोगे बेंजीन बोलोगे। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है ये मिथॉक्सी बेंजीन वाला। एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं अपन, ये लीजिए। अब की बार आपको अगर इसका आईयूपीएसी नामकरण पूछ ले, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ईथर का एग्जाम्पल है ओ CH3, और यहां पर मैंने अटैच कर दिया CH3, और इसका आईयूपीएसी नामकरण अगर आपसे डील करवाए तो किस प्रकार से आपको इसका आईयूपीएसी नामकरण बताना है। तो देखो सबसे पहला सीन वही है, क्या करना आपको, ऑक्सीजन के साथ जिस साइड आपके पास कम कार्बन परमाणु का समूह उसको अटैच करके एल्कोक्सी बोलना है। तो ऑक्सीजन इस साइड कितना कार्बन परमाणु 1, और इस साइड कितने 1 2 3, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा जुड़ेगा ये वाला, और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। इसका नामकरण क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। लेकिन अब की बार जो मेथॉक्सी समूह है ना वो 1 नंबर पर नहीं है, तो जो भी आईयूपीएसी के जो बेसिक नियम है आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3, और यहां पर देखिए जो मेथॉक्सी है उसकी स्थिति कहां पर आ रही है, 2 नंबर पर अटैच है, तो इसका नामकरण क्या होगा 2 मेथॉक्सी। जो भी प्रतिस्थापित समूह है आपको उसकी स्थिति प्रदर्शित करनी पड़ेगी। अगर 1 नंबर पर आ रहा है तो स्थिति दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी 1 नंबर पर नहीं आता है तो आपको उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी। तो मिथॉक्सी कितने नंबर पर आया 2 पर। कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला बन रही है 3 की, 3 को लिए क्या बोलते हो प्रोप, और यहाँ पर क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बन जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा। ये किसका नामकरण हो जाएगा आपके पास ईथर का नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ईथर को बनाने की विधि की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईथर को जो बनाने की सबसे बेस्ट विधि है उसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ईथर को बनाने की विधि की बात करें जिसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि यही है, एग्जाम के अंदर यही आती है आपके पास विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। तो इस वाली विधि को अंडरस्टैंड करने के लिए इसके अपन पहले बेस को समझते हैं कि किस प्रकार से विलियमसन ईथर संश्लेषण है वो वाली विधि है वो काम करती है, और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, मतलब अभिकारक क्या है, अभिकर्मक क्या है, और उत्पाद क्या बनेगा। तो इसको एक मैं साधारण समीकरण से प्रदर्शित करता हूं। विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है कि जब भी आपको अभिक्रिया किसके साथ करवानी होती है, एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया RCl, ये क्या होता है एल्किल हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया करवानी होती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम का मीनिंग हो गया Na पॉजिटिव, और एल्कोक्साइड का मीनिंग होता है OR माइनस। और यहां पर जो अभिक्रिया विधि होती है वो होती है SN2 अभिक्रिया विधि, मतलब दिव्य अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ पर उत्पाद बनेगा ईथर, और ईथर को कैसे प्रदर्शित करते हो ROR से, और साथ में सह उत्पाद क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। मीनिंग जो भी यहाँ पर आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो उसका निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर अगर RX है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NaX बन जाएगा। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे मैं यहाँ पर X ही मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइड की बात की तो यहाँ पर तो कौन आ गया X आ गया, और यहाँ पर भी किसका अवक्षेप बन जाएगा NaX का क्या बन जाएगा अवक्षेप बन जाएगा। तो ये सीन होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण का। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है विलियमसन ईथर संश्लेषण के लिए अभिकारक क्या होता है, मतलब इस वाली अभिक्रिया में
अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक कौन सा होता है? एल्किल हैलाइड होता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में अभिकारक कौन सा होता है? एल्किल हैलाइड। सेकंड वाला यहां पर पॉइंट आता है, ये तो हो गया अभिकारक। दूसरा आता है अभिकर्मक। दूसरा वाला कौन सा पॉइंट आता है? अभिकर्मक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में अभिकारक तो होता है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड को कैसे प्रदर्शित करते हो आप? RX से। और बात करते हो अभिकर्मक, तो अभिकर्मक होता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये जो फॉर्मूला है Na+OR-, इसको कौन सा बोलते हो? सोडियम एल्कोक्साइड। ये किसका काम करता है? अभिकर्मक का। तीसरा पॉइंट आता है यहां पर उत्पाद। तो उत्पाद किसका निर्माण होता है? ईथर का, क्योंकि ईथर को बनाने की विधि है। तो उत्पाद क्या हो जाएगा आपके पास? उत्पाद का नाम हो जाएगा ईथर, और ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR होता है। साथ में पूछता है यहां पर अभिक्रिया विधि, मीनिंग जो मैकेनिज्म होता है अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया विधि के द्वारा ईथर का निर्माण होता है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया विधि होती है? SN2 मैकेनिज्म होती है, मतलब द्विव अणु के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण का ये बेसिक होता है। आप इसकी लैंग्वेज बना सकते हो कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ संपन्न की जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। इसी को आप क्या बोलते हो? विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हो। अब यहां से किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होती है एग्जाम में, उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस पर डिपेंड होता है? एल्किल हैलाइड पर डिपेंड होता है। तो बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। RX का मीनिंग क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब भी मान लीजिए अगर आपके पास एल्किल हैलाइड कौन सा है? प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो, अथवा कौन सा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वहां पर कौन सी अभिक्रिया विधि प्रोसीड होगी? SN2 अभिक्रिया विधि होगी। और SN2 अभिक्रिया विधि के द्वारा हमेशा ही उत्पाद किसका निर्माण होगा? ईथर का निर्माण होगा। उत्पाद कौन सा बनेगा? हमेशा ईथर बनेगा। और जब भी आपके पास एल्किल हैलाइड कौन सा आ गया? तृतीयक एल्किल हैलाइड आ गया, तो उस वाली कंडीशन में फिर SN2 अभिक्रिया नहीं होगी। उस वाली कंडीशन में होगी फिर आपके पास विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? जिसको आप बीटा विलोपन बोल सकते हो, अथवा विलोपन अभिक्रिया। और जैसे ही विलोपन अभिक्रिया होगी यहाँ पर पूरा खेल चेंज हो जाता है। मतलब अब की बार जो उत्पाद है वो ईथर का निर्माण नहीं होता है, तो फिर उत्पाद कौन सा बनता है? फिर वहां पर आपके पास उत्पाद बनेगा एल्कीन का निर्माण होगा। तो आपको तो मेनली जो डायरेक्टली डील करना है वो किससे डील करना होता है? एल्किल हैलाइड से। अगर प्राथमिक और द्वितीयक तो कौन सा बनेगा? ईथर बन जाएगा SN2 अभिक्रिया के द्वारा। अगर एल्किल हैलाइड कौन सा आ गया? तृतीयक आ गया, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया विधि होगी? विलोपन होगा। और विलोपन के द्वारा हमेशा ही किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या है? बीटा जो कार्बन परमाणु है उसे तो हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालना है, और अल्फा कार्बन परमाणु से हेलोजन को, और निर्माण किसका हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग आती है सोडियम एल्कोक्साइड की। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम एल्कोक्साइड का? Na+ और OR-। अब आपको यहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी भी दो कहानियां होती है। सोडियम जो एल्कोक्साइड है वो दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, मतलब ये नाभिक स्नेह की तरह भी व्यवहार कर सकता है, साथ में बेस की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार कर रहा है। नाभिक स्नेह, नाभिक स्नेह को आप इंग्लिश में बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। अगर मान लीजिए सोडियम एल्कोक्साइड है वो नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इस वाली कंडीशन में SN2 अभिक्रिया विधि होती है, और उत्पाद हमेशा क्या बनता है? ईथर का ही निर्माण होता है। उत्पाद हमेशा क्या बनता है? ईथर का ही क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन कहानी वापिस से चेंज हो जाती है जब ये किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षार की तरह व्यवहार करता है। मतलब जो सोडियम एल्कोक्साइड है दो यहाँ पर प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो बेस की तरह भी व्यवहार कर सकता है और नाभिक स्नेह की तरह भी व्यवहार कर सकता है। जब भी बेस की तरह व्यवहार करेगा यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया विधि होने लग जाएगी? फिर विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया विधि होगी? विलोपन। और विलोपन अभिक्रिया जब भी होगी तो वहां पर उत्पाद ईथर नहीं होकर उत्पाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्पाद आपको देखने को मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग क्या मिलेगा? एल्कीन का निर्माण होगा। अब दो एग्जांपल से अपन इसको टोटल अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कब तो ईथर बनेगा और कब आपके पास एल्कीन बनेगी। तो ये देखिए सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं। आपको कोई एल्किल हैलाइड गिवन है और एल्किल हैलाइड इस टाइप का आपके पास मेंशन है CH2, और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया H।
और यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया Cl से, एल्किल हैलाइड हो गया। साथ में इसकी अभिक्रिया आपके पास प्रोसीड करवा दी, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया होती है, मीनिंग Na+ और यहाँ पर मेंशन कर दिया OCH3-। और आपसे यहाँ पर यह पूछ लिया कि यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार से प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर जैसे आप अभिक्रिया को देखते हो, आपको देखते ही पता चल जाता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ है, तो किसका निर्माण होना चाहिए, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ईथर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले डील किससे करना है, एल्किल हैलाइड की प्रकृति से, क्योंकि अगर एल्किल हैलाइड प्राथमिक और द्वितीयक है, उसी कंडीशन में क्या बनता है, उत्पाद ईथर का निर्माण होता है। यदि एल्किल हैलाइड तृतीयक होता है, मतलब 3 डिग्री होता है, तो उस वाली कंडीशन में फिर उत्पाद क्या बनता है, एल्किन बनता है। तो यहाँ पर जैसे आपने इस वाले उत्पाद को देखा, अभिकारक को देखा, तो अभिकारक कौन कितना डिग्री है, प्राथमिक है, द्वितीयक या तृतीयक है, तो ये वाला जो अभिकारक है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कौन सा एल्किल हैलाइड है ये वाला, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में कभी भी ईथर का निर्माण नहीं होता है। कौन सी विक्रिया विधि होती है, वहां पर विलोपन होती है। तो यहाँ पर 3 डिग्री कैसे, तो यहाँ पर देखिए हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे बंध बना रहा है। तो देखिए हेलोजन मतलब क्लोरीन इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन परमाणु कितने कार्बन के साथ सीधा बंध बना रहा है, 1 2 3, तो इसका डिग्री कौन सा हो गया, 3 डिग्री। और 3 डिग्री आते ही यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी, मतलब यहाँ पर ईथर का निर्माण नहीं होगा। और विलोपन अभिक्रिया आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में पढ़ रखी है। जो भी बेस होता है वो क्या करता है, बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उसको तो अल्फा बोलती है, और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को कौन सा बोलती है, बीटा बोलती है। तो यहाँ से देखिए क्या सीन होगा, ये वाला बेस है, तो ये बेस आएगा, इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और CH2 के बीच में, और यहाँ से हेलोजन क्या हो जाएगा, हैलाइड के रूप में, अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप इस वाले उत्पाद को देखोगे तो देखिए उत्पाद कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, ये वाला CH3 तो क्या रह जाएगा, एजिट रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर भी कौन अटैच है, CH3। ये सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, सिंगल बॉन्ड के इसमें कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, और यहाँ से कौन अटैच है, CH2 अटैच, मीनिंग क्या बन गया, एल्कीन बन गया। और यहाँ से देखिए ये वाला OCH3 था, किसको ग्रहण किया, H को, तो मतलब यहाँ से और सह उत्पाद की बात करूं तो किसका निर्माण हो जाएगा, CH3OH का। और यहाँ से जो Na+ है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Cl के साथ, तो मीनिंग और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl। तो यहाँ पर जो उत्पाद है वो उत्पाद कौन सा बन रहा है, एल्कीन बन रही है। बस आपको डील किससे करना, आपको डील करना है हमेशा एल्किल हैलाइड की प्रकृति से। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ से, जिससे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, CH3 कार्बन, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br, ये भी क्या आपके पास एल्किल हैलाइड, और अब की बार इसकी अभिक्रिया करवा दी सोडियम एल्कोक्साइड, Na ऑक्सीजन, और यहां पर मैंने मेंशन कर दिया CH3 CH2, ये वाला एल्कोक्साइड आपको मेंशन्ड है। तो यहां पर देखिए अब की बार आपको तो डायरेक्ट डील किससे करना है, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की प्रकृति पहचान लीजिए बस। तो प्रकृति देखिए, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन परमाणु से सीधे बंध बना रहा है, तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये आपके पास 2 डिग्री या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। और द्वितीयक और प्राथमिक एल्किल हैलाइड जब भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, हमेशा ही वहां पर कौन सी किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया विधि कौन सी होगी, SN2 अभिक्रिया विधि होगी। और SN2 अभिक्रिया विधि में क्या होता है, जो भी नाभिक स्नेही है वो कहां पर आक्रमण करता है, इस वाले कार्बन पर, जिस पर आंशिक धनावेश सर्वाधिक हो, और यहाँ से हेलोजन अवशिष्ट समूह के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए कौन से उत्पाद का निर्माण होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पर देखिए इस वाले ऑक्सीजन ने अटैक किया इस वाले कार्बन पर, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फर्दर कौन अटैच है, CH2 CH3, कंबाइन करके क्या मेंशन कर दिया मैंने, C2H पे। और अगर बात करते हो आप सह उत्पाद की, तो यहाँ से Na+ और यहाँ से कौन आ गया, Br-। तो सह उत्पाद में किसका निर्माण हो जाएगा, NaBr। क्या बनेगा इसका,
अवक्षेपण बन जाएगा। तो आपको तो डायरेक्ट डील करना है कि जो भी आपको एल्किल हैलाइड गिवन है ना, उसकी प्रकृति देख लीजिए। अगर प्राथमिक और द्वितीयक है तो वहां पर SN2 अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण कीजिए, ईथर का निर्माण कीजिए। यहाँ पर उत्पाद क्या बना है, ईथर बना। और जहां पर भी 3 डिग्री आ गया आपके पास एल्किल हैलाइड, तो वहां पर आपको निर्माण किसका करना है, एल्केन का निर्माण करना है विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। एक और यहाँ पर एक दूसरा वाला इंपॉर्टेंट मेथड और है ईथर को बनाने का, जिसका नाम होता है एल्कोहल से। यहां से आप किससे बना सकते हो, एल्कोहल है उससे भी आप क्या बना सकते हो, ईथर का निर्माण कर सकते हो। तो ये सेकंड वाला मेथड होता है जिसमें किससे निर्माण करते हो आप, एल्कोहल से। अब एल्कोहल से में भी 2 रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए। पहली वाली रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं, CH3 CH2OH, इसको बोलते हो आप इथेनॉल। क्या नाम होता है इसका, इथेनॉल होता है। 2 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन से यहाँ से सवाल बन सकता है। तो पहली कंडीशन यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं, जब भी इथेनॉल की अभिक्रिया, पहला यहाँ पर मेंशन कर दिया आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया, और ये वाली अभिक्रिया भी किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सेकंड यहाँ पर तापमान का ध्यान रखना, अगर तापमान कितना मेंशन है 413 केल्विन, और इधर आपको तापमान की रेंज प्रोवाइड करवाता है 433 से लेकर 443 केल्विन। तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया है इथेनॉल की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है, बस डिफरेंस किसका है, तापमान का। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी तापमान कैसा हो, कम तापमान हो, कम तापमान का मतलब कितना हो, 413 केल्विन तापमान हो, उसी कंडीशन में किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ईथर कौन सा बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। तो यहाँ पर तो निर्माण हो जाएगा आपके पास से ईथर का। लेकिन जैसे आप बात करते हो यहाँ पर तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। तो ये दोनों रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी तापमान क्या होता है, अगर अधिक तापमान है तो निर्माण किसका होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और जब भी तापमान कम है, मतलब 413 केल्विन तापमान है, तो वहां पर निर्माण किसका होता है, हमेशा ईथर का निर्माण होता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब भी ईथर का निर्माण होगा तो एल्कोहल को आधिक्य में लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 अणु एल्कोहल के आपस में एक अणु जो H2O का निष्कासित करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, डाई एथिल ईथर का निर्माण करेंगे। और जब भी तापमान अधिक हो तो इसी वाले अणु से क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा, इसे कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा, निर्माण किसका हो जाएगा, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो ईथर को बनाने के लिए कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंडीशन है जो ईथर का निर्माण करेगी, पहली बात आपको क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए। जब भी आप इथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संपन्न करवाते हो तो वहां पर अगर तापमान कम है तभी किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। दूसरा बात, जो एल्कोहल है वो आपको आधिक्य में चाहिए। एल्कोहल किस में चाहिए, आधिक्य में। इसका मतलब क्या है कि एक अणु से काम नहीं चलेगा, एल्कोहल के कितने अणु चाहिए आपको, 2 अणु चाहिए, तभी किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होगा। तीसरा यहाँ पर अगर आप बात करोगे अभिक्रिया विधि, तो ये कौन सी अभिक्रिया विधि के द्वारा होता है, SN2 अभिक्रिया विधि के द्वारा किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। तो दूसरी वाली विधि ये होती है। नेक्स्ट वाला अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इंपोर्टेंट होता है जिसे बोलते हैं जिसेल विधि बोलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला अपने पास पॉइंट है ईथर से रिलेटेड, जिसेल विधि। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है, जिसेल विधि। पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर जो जिसेल विधि, इसका इंपोर्टेंस क्या है, क्यों यूज करते हैं अपन जिसेल विधि का। तो जिसेल विधि का सबसे इंपॉर्टेंट यूज एक ही है, क्या, जो मिथॉक्सी समूह है, मिथॉक्सी की संरचना क्या होती है, OCH3, इसको बोलते हैं मैथॉक्सी समूह। कौन सा वाला है, ये वाला मैथॉक्सी समूह है। तो OCH3 समूह जहां कहीं भी दिख जाए इसका मतलब क्या है, मैथॉक्सी समूह है। तो जिसेल विधि का यूज क्या है, तो जिसेल विधि के द्वारा जो OCH3 समूह है या फिर मैथॉक्सी समूह है, इसका क्या किया जाता है, मात्रात्मक आंकलन किया जाता है। मात्रात्मक आंकलन किया जाता है, मीनिंग जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो किया जाता है कौन से समूह का, मिथॉक्सी समूह का। क्या मेथड है जिसेल विधि का, इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए। तो जिसेल विधि में होता है कि आपको क्या करना है, मिश्रित ईथर लेना है। कौन सा ईथर लेना है, मिश्रित ईथर। और इस मिश्रित ईथर की अभिक्रिया करवानी है आपको NH के साथ, तो कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो यहां पर 2 उत्पाद बनेंगे, एक तो आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक तो आपके पास निर्माण होगा अल्कोहल का, और अल्कोहल के साथ आपके पास निर्माण होगा एल्किल हैलाइड का। सेकंड निर्माण किसका होगा, एल्किल हैलाइड का।
तो बस आपको यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अंडरस्टैंड करना है कि कब तो आपके पास किसका तो एल्कोहल बनाना है, किसका क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। इसी वाली लैंग्वेज को मैं सिंपल फॉर्म में जैसे मेंशन करूं तो यहाँ पर मिश्रित ईथर का मीनिंग क्या हो जाएगा, दोनों एल्किल समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग। अगर एक को आर मान लिया तो एक को क्या मान लिया, मैंने आर डीस मान लिया। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन है तो मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, NH। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो एक तो निर्माण किसका होगा, एल्कोहल का। सेकंड वाला निर्माण किसका होगा, एल्किल हैलाइड का। अगर मैंने R का एल्कोहल बना दिया तो कॉमन सेंस की बात है R डैश का क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एल्कोहल तो कौन से एल्किल समूह का बनाना है और एल्किल हैलाइड कौन से एल्किल समूह का बनाना है। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बताता हूं, उस वाली ट्रिक से आप डायरेक्ट डील कर सकते हो कब तो आपको एल्कोहल बनाना है और कब आपको एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है और वो ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं, यदि मिश्रित ईथर का मतलब क्या है, ROR डैश। यदि मिश्रित ईथर में क्या हो, अगर आपके पास एक भी समूह कैसा हो, तृतीयक हो, तो ट्रिक क्या बन रही है, अगर जो ROR डैश का मतलब क्या है, मिश्रित ईथर में क्या उपस्थित हो, अगर तृतीयक समूह उपस्थित हो। कौन सा समूह उपस्थित हो, तृतीयक समूह। जो भी आपके पास मिश्रित ईथर है, अगर उसमें कौन सा समूह उपस्थित हो, तृतीयक समूह उपस्थित हो, तो उस वाले तृतीयक समूह का हमेशा क्या बनाते हो, एल्किल हैलाइड बनाते हो। तो मतलब उस वाली कंडीशन में किसका निर्माण करना है आपको, तृतीयक एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है। ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभिक्रिया विधि कौन सी होती है, SN1 द्वारा अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया विधि के द्वारा, SN1 अभिक्रिया विधि के द्वारा। यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला ROR डैश, तो यहां पर आपके पास अब की बार क्या बोला है, मिश्रित ईथर है, लेकिन मिश्रित ईथर के अंदर अब की बार कौन से समूह उपस्थित हो, या तो प्राइमरी प्राथमिक, या कौन सा उपस्थित हो, द्वितीयक समूह उपस्थित हो। अगर ये वाले समूह उपस्थित होते हैं आपके पास जो भी ईथर है, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा क्या करना है, छोटे एल्किल समूह का हैलाइड बनाना है। छोटे एल्किल समूह का हैलाइड, छोटे एल्किल समूह का हैलाइड बनाना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब जो भी छोटा एल्किल समूह जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, उसका तो क्या बनाओगे, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया विधि कौन सी होती है, SN2 होती है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। जिसेल विधि पहली बात तो क्या होती है, जो भी आपके पास मिथोक्सी समूह है इसका मात्रात्मक आंकलन किया जाता है जिसेल विधि के द्वारा। थीम क्या है जिसेल विधि की, मिश्रित ईथर प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। एक तो एल्कोहल बनेगा, सेकंड वाला उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। अब आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कब तो आपको एल्कोहल बनाना है, कब आपको क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो आपको एक ही बस यहाँ से फंडा ध्यान रखना है, यदि जो भी आपके पास मिश्रित ईथर है उसमें कोई भी अगर एल्किल समूह कैसा हो, तृतीयक समूह उपस्थित हो, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो किसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। सेकंड टाइप से अगर प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित हो तो वहां पर क्या करना है, छोटा जो एल्किल समूह उसका तो क्या बनाना है, हैलाइड बनाना है। और जो रिमेनिंग रह गया मीनिंग जो बड़ा एल्किल समूह उसका क्या बना दोगे, एल्कोहल बना दोगे। यहाँ पर अभिक्रिया विधि कौन सी होती है, SN2 होती है। और जिसेल विधि में ईथर का कौन सा बंध टूटता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि जो भी जिसेल विधि है, जैसे मैं बात करता हूं ROR ईथर यही होता है, तो इसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना कौन सा बंध टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन वाला बंध टूटता है। मीनिंग जिसेल विधि में कार्बन और ऑक्सीजन आबंध का क्या होता है, विखंडन होता है। अब आइए एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं जिसेल विधि को। सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं, ये लीजिए, ये आपके पास कोई दे दिया मिश्रित ईथर। जैसे मिश्रित ईथर का मैं पहला एग्जाम्पल मेंशन करूं, CH3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर लीजिए आपके पास CH3 और यहां पर जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो कौन सा मेंशन कर दिया, NH मेंशन कर दिया। अब आपसे यहां पर पूछ लिया कि कौन सा उत्पाद बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल और मेंशन करता हूं मैं, ये लीजिए CH3 कार्बन CH3 और यहां पर भी मैंने मेंशन कर दिया CH3। इस साइड मैंने अटैच किया है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर मेंशन कर दिया मैंने CH3। वापिस से रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा देता हूं मैं HI। दोनों जगह आपको प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा उत्पाद बनेगा। तो आइए सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट को। देखते पता चलना चाहिए कि ये वाला R हो गया तो ये वाला क्या हो गया, R डैश। मीनिंग ये किसका एग्जांपल है, आपके पास मिश्रित ईथर है। पहली बात तो ये क्या है आपके पास,
मिश्रित ईथर, और मिश्रित ईथर को मैं कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं, ROR से। और अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ है। यहाँ पर x की जगह मैं पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर मेंशन करना चाहूं तो ये लीजिए, मैंने x की जगह पर्टिकुलर में क्या मेंशन कर दूंगा, यहाँ से x की जगह मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी आयोडीन मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया कि मिश्रित ईथर जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध क्या होता है, विखंडित होता है। अब आपको यही सीखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन बंध है और यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन बंध है, कौन सा बंध विखंडन करोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था समूह देखिए, तो यहाँ पर तो देखिए कौन सा वाला समूह है, तो ये वाला तो कौन सा है, द्वितीय कर, ये वाला कौन सा, सुपर 1 डिग्री। और मैंने क्या बोला कि जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया होती है तो वहां पर आपको ये चेक करना है, अगर तृतीयक समूह हो ना तब तो किसका एल्किल हैलाइड बनाते हो, तृतीयक का। अदरवाइज प्राथमिक द्वितीय को तो उस वाली कंडीशन में क्या करते हो, छोटे वाले एल्किल समूह का क्या बनाते हो, एल्किल हैलाइड बनाते हो। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बंध तोड़ोगे आप, ये वाला बंध टूटेगा। ये वाला बंध क्यों टूटेगा, क्योंकि मिथाइल छोटा समूह है, यहाँ पर तृतीयक समूह क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑक्सीजन पर तो कौन सा आ जाएगा, माइनस, और कार्बन पर कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सेम टाइप से अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करो तो हाइड्रोजन पर तो कौन सा आएगा, +1, और आयोडाइड पर कौन सा जाएगा, -1। तो यहाँ पर प्लस से कौन रिएक्शन कर लेगा, माइनस वाला। तो देखिए रिएक्शन के अंदर उत्पाद क्या बनेगा, CH3, मीनिंग जो छोटा एल्किल समूह था उसका तो क्या बना दिया, हैलाइड, और जो रिमेनिंग रह गया उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला उत्पाद क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ गया आपके पास CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, मीनिंग एक एल्कोहल बनेगा, सेकंड वाला क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। सेकंड वाला एग्जांपल अगर आप देखते हो तो ये वाला देखिए, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। ये वाला कौन सा, ये वाला प्राथमिक समूह है और ये वाला कौन सा है, तृतीयक समूह है। तो जब भी तृतीयक समूह आ जाता है तो हमेशा निर्माण किसका होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड का। नहीं आपको कौन सा बंध तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बंध तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये वाला बंध तोड़ोगे सेम कहानी, यहाँ पर तो कार्बन पर प्लस आना है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर +1 है और आयोडीन पर कौन सा है, -1। तो प्लस को माइनस के साथ अटैच कर दीजिए तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर प्लस के साथ माइनस वाला कौन आकर जुड़ गया, आयोडीन। लेकिन अब की बार जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि मिश्रित ईथर में अगर तृतीय के एल्किल समूह उपस्थित हो तो हमेशा तृतीय के एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। अगर तृतीय समूह अनुपस्थित हो तो उस वाली कंडीशन में हमेशा जो छोटा एल्किल समूह है उसका क्या बनाते हो, एल्किल हैलाइड बनाते हो, और जो रिमेनिंग रह गया आप उसका क्या बना दोगे, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। यही कौन सा होता है, जिसल विधि होती है। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, जिसल विधि से एक सवाल और होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार मान लीजिए आपको एरोमेटिक ईथर दे दिया, ये लीजिए यहाँ पर कौन सा ईथर दे दिया, आपके बार एरोमेटिक ईथर, इसको बोलते हो आप एरोमेटिक ईथर, और इसका फेमस नाम है एनिसोल। ये भी ध्यान रखना है, एक बार सवाल आ रखा है कि एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो एनिसोल की संरचना आनी चाहिए। बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड होता है, CH3, इसको क्या बोलते हो आप, एनिसोल बोलते हो। तो यहां से देखिए अगर आपको ये बोल दिया कि एनिसोल अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और यहां से आपको ये पूछ लिया कि कौन सा उत्पाद बनेगा। अब यहाँ पर अपन एक बात सीख रखी है पहले कि कौन सा बनाते हो आप, जब भी आपके पास प्राथमिक और द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित हो तो वहां पर क्या करते हो, जो छोटा एल्किल समूह है उसका क्या बनाते हो, एल्किल हैलाइड बनाते हो। तो यहां से अब आपको इंपोर्टेंस क्या है, यहाँ पर देखो इसको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। फिनोल है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, जब 2 बंध का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सीन बन जाता है एक्चुअल में कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है इसका ऑक्सीजन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ किसमें रहता है, अनुनाद में रहता है, समयुग्मन में रहता है। तो सीन क्या बनेगा, ये वाले लोन पेयर आपके इस वाले बंध पर शिफ्ट होंगे और ये वाला डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, कार्बन पर। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाई तो क्या क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। 3 संयोजकता हो गई ऑक्सीजन की, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले डबल बॉन्ड था लेकिन डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया कार्बन एटम पर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, और इस वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ गए, तो मतलब इस वाले कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। बाकी के जो बंध है उनका अरेंजमेंट क्या है, सेम है।
तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये वाला जो बेंजीन वलय वाला या फेनिल समूह का कार्बन और ऑक्सीजन वाला बंध नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? अनुनाद उपस्थित होता है, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बंध आ जाता है? द्विबंध। द्विबंध का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कौन से बंध का निर्माण हो जाता है? द्विबंध का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर एच की जगह क्या अटैच है आपके पास? CH3 समूह है, तो यहाँ पर भी आपको क्या अटैच कर देना है? CH3 समूह है। यहाँ पर भी मैथिल समूह, तो क्या अटैच कर दिया? CH3 समूह है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध की गुण आने के कारण ये वाला बंध नहीं टूटेगा। अगर ये वाला बंध नहीं टूटेगा तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है, कौन सा बंध तोड़ना पड़ेगा? ऑक्सीजन और CH3 वाले कार्बन का। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, बंध कौन सा क्लीवेज होगा? यहाँ से ये वाला बंध। जैसे ये वाला बंध क्लीवेज होगा तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर क्या आया? प्लस। हाइड्रोजन आयोडाइड की कहानी आपको पता है, हाइड्रोजन पर +1 होता है, आयोडीन पर -1। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आपके पास एरोमेटिक ईथर आए, अगर वो अभिक्रिया किससे करे? हाइड्रोजन हैलाइड से, तो हमेशा ही निर्माण किसका होगा? फिनोल का निर्माण होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑलवेज फॉर्मेशन या हमेशा निर्माण किसका होगा? फिनोल का। और फिनोल के साथ सह उत्पाद देखिए क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड किसका बनेगा? CH3I का निर्माण होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि बेंजीन वाले से आप इस वाले बंध को तोड़ दिया और यहाँ पर तो आयोडीन बना दिया, आयोडो बेंजीन, और यहाँ पर किसका निर्माण कर दो? मेथेनॉल CH3OH का। पॉसिबल नहीं है। कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि जो भी आपके पास एरोमेटिक ईथर है उसमें ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में रहते, जिसके कारण एरोमेटिक वलय के कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध उत्पन्न हो जाता है। इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास एरोमेटिक ईथर आए तो उस वाली कंडीशन में हमेशा ही निर्माण किसका होता है? फिनोल का निर्माण होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर आपकी समाप्त होता है कौन सा? जिसल विधि। लास्ट अभिक्रिया रह गई है, वह आपके पास ईथर की जो एग्जाम में आने लायक है, और वो होता है आपके हेलोजनीकरण। लेकिन ईथर का जब भी आप हेलोजनीकरण करवाते हो तो वहां पर किस टाइप से अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर ईथर की अपन अभिक्रिया देख रहे हैं, जिसमें अपन कौन सी अभिक्रिया से डील करेंगे? हेलोजनीकरण अभिक्रिया से डील करेंगे, हेलोजिनेशन से। तो यहाँ पर देखिए हेलोजनीकरण, और जब भी ईथर की बात आती है तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि ईथर के अंदर सबसे ज्यादा अध्ययन कौन से यौगिक का हुआ? तो वह है डाई इथाइल ईथर है। ये संरचना आनी चाहिए आपको, OCH2CH3 डाई एथिल ईथर है। इसी के साथ अभिक्रिया संपन्न करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्ययन किसका हुआ है ईथर में? डाई एथिल ईथर का हुआ है। दो कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। अच्छे से देखिए किस टाइप का चेंजेस होता है। अगर आपके पास बात करें कंडीशन नंबर 1 की, और एक सेकंड वाली कौन सी जाएगी? कंडीशन नंबर 2। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोजनीकरण। अगर आपको ये वैल्यू मेंशन कर दे कि आपके पास आपको क्या करवाना है? हेलोजिनेशन करवाना है, मीनिंग Cl2 के साथ अभिक्रिया करवानी है। दूसरी कंडीशन इसने ये बोल दिया कि यहाँ पर किसकी उपस्थिति है? डार्क की उपस्थिति है। मतलब अभिक्रिया जहां पर भी संपन्न हो रही है वहां पर अंधेरे में अभिक्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। मतलब प्रकाश की क्या है? अनुपस्थिति है। तो ये ध्यान रखना, पहले वाला तो हेलोजन आ गया, दूसरा वाला अभिक्रिया कहां पर हो रही है? अंधेरे में हो रही है। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी अभिक्रिया किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है पहले स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर बोल दिया आपकी बार जो यहाँ पर भी अभिक्रिया संपन्न हो रही है वहां पर कौन उपस्थित है? सूर्य का प्रकाश उपस्थित है। तो दोनों में क्या चेंज आता है ये ध्यान रखना है। अगर अभिक्रिया किसमें संपन्न हो रही है? अंधेरे में, तो आपको एक ही काम करना है कि अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन को उठाकर क्या लगा देना है? हेलोजन लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मेन क्रियात्मक समूह हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह है। ये वाला कार्बन भी अल्फा है और ये वाला कार्बन परमाणु भी कौन सा है? अल्फा है। क्या बोला मैंने अभी? जब भी अंधेरे में विक्रिया होती है तो आपको क्या करना है? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से अल्फा कार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर क्या लगा देना है? हेलोजन। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद क्या बनेगा? CH3 आएगा। ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, कितना कार्बन रह जाएगा? केवल एक कार्बन, और दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितना हाइड्रोजन रह गया? 1। और यहाँ पर क्या लगा दूंगा? एक हेलोजन। हेलोजन कौन सा दे रखा है? क्लोरीन। तो यहाँ पर किसको लगा दिया? क्लोरीन। आगे देखिए नेक्स्ट वाला सेम है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए ये वाला अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। दो हाइड्रोजन थे अल्फा कार्बन के पास, तो कितना हाइड्रोजन रह जाएगा? एक। और उस वाले हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? क्लोरीन। सेम वाली स्ट्रक्चर आगे सेम बन जाएगी CH3। यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया आपने? 2। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जाएंगे? हेलोजन के साथ। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 2 मोल ऑफ NCl। टोटल कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है? 4। तो मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। ये तो हो गई अभिक्रिया कब की है? जब अभिक्रिया किसमें हो रही है? अंधेरे में हो रही है।
लेकिन अभिक्रिया जब किसमें होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जितने भी डाई एथिल ईथर में हाइड्रोजन है सबको उठाकर क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। कब, जब अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को उठाकर क्या लगा दिया हमने, CCl3 सिंगल बॉन्ड। कार्बन अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों को उठाकर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन CCl2 सिंगल बॉन्ड CCl3 और साथ में सह उत्पाद क्या बन जाएगा, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 3 10। मतलब यहाँ पर निर्माण किसका होगा, 10 से HCl का निर्माण होगा। तो 10 क्लोरीन तो यहाँ पर आ गया, 10 क्लोरीन यहाँ पर अटैच कर दिया, टोटल कितने हो गए 20। और 20 क्लोरीन को आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भी अभिक्रिया होती है तो वहां पर कितने मोल आती है क्लोरीन के, 10 आती है। अब इनका नामकरण भी ध्यान रखना है। ये वाली जो संरचना बनती है इसको बोलता है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बोलते हैं इसको, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। और इसको बोलते हो आप अल्फा अल्फा डेस डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर। नहीं, यहाँ पर अल्फा और अल्फा डेस पर क्या आ गया, क्लोरो आ गया, और इसको क्या बोलते हो, डाई एथिल ईथर बोलते हो। लास्ट यहाँ से एक अनुनादी संरचना और बचती है, बस ये ध्यान रखना है। एनीसोल की अनुनादी संरचनाएं पूछ रखी है एक बार, किसकी अनुनादी संरचनाएं, एनीसोल की अनुनादी संरचनाएं। तो बनाकर बता देता हूं मैं किस टाइप से एनीसोल की अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो एनीसोल की अनुनादी संरचनाएं, एनीसोल की अनुनादी संरचनाएं। तो बात करते हो आप एनीसोल की, तो एनीसोल की सबसे पहले तो संरचना बनाई। क्या संरचना होती है एनीसोल की, अभी बताया है मैंने। मीनिंग यहाँ पर देखिए मैं एनीसोल को ओपन करके लिखता हूं। तो एनीसोल की संरचना इस प्रकार से होती है, बेंजीन वल्ले, और बेंजीन वल्ले के ऊपर क्या अटैच होता है, O, और यहाँ से क्या अटैच होता है, CH3। और बेंजीन वल्ले में एकांतर क्रम में क्या आती है, डबल और एकल बंध, मीनिंग डबल और सिंगल बॉन्ड आती है। अब अनुनादी संरचना की बात चलती है, तो यहाँ पर देखिए अनुनादी संरचना अपन इसकी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अनुनादी संरचना के लिए अनुनादी संरचना वाला सिंबल लगा दिया। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर उपस्थित है, 2 लोन पेयर उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से यहाँ पर सीन क्रिएट होगा उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ऑक्सीजन से ये लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पर मूव करेंगे और ये वाले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, इस वाले कार्बन एटम पर। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ। पहली जब अनुनादी संरचनाएं बन रही है, ये वाला तो मैंने बेंजीन रिंग बनाया, सिंगल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। और ऑक्सीजन से कौन अटैच है, CH3। 3 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये वाला द्विबंध इस वाले कार्बन परमाणु पर चला गया, मैंने कौन सा चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक। आगे वाले बंध है वो एजिट है, ये लीजिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट वाली सीन में क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो ये वाला शिफ्ट करेगा वापिस से बॉन्ड पर। मीनिंग क्या हो रहा है, एटम टू बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड टू एटम हो जाएगा। तो जैसे आप ये वाली अनुनादी संरचनाएं ड्रॉ करोगे, संरचना बनाओगे, क्या क्या चेंज हो रहा है रिंग में वो देखिए। यहाँ पर तो कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। ये वाला ऋणात्मक आवेश इस वाले बंध पर शिफ्ट हुआ तो कौन सा बंध आ गया, डबल बॉन्ड। मतलब एकल बंध किसमें कन्वर्ट हो गया, द्विबंध में। यहाँ पर पहले से द्विबंध उपस्थित है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट है, CH3। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी, तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वाली देखिए, नेक्स्ट वाले में किस टाइप से चेंजेस होगा इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वापिस से नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या होगा, एटम टू बॉन्ड, और आगे का जाएगा बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो ये वाली मैंने बना दी बेंजीन वाले, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट है, CH3 समूह है। ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी है, तो कौन सा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर तो कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो गया, इस वाले कार्बन परमाणु पर, तो कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। लास्ट वाली अनुनादी संरचनाएं और देखिए किस टाइप से चेंज होगा। तो वापिस ये वही सीन बनेगा। अनुनाद में क्या होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं वहीं पर घूमकर वापिस आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो बंधों का जो अनुक्रम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बाकी जितना प्लस और माइनस आपको एवरी संरचना में, प्रत्येक संरचना में क्या मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो ये देखिए माइनस वाला, तो यहाँ पर वापिस क्या आ गया, परमाणु से बंध पर, और यहाँ से बंध से परमाणु पर। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली अनुनादी संरचना में किस प्रकार का चेंज होगा। ये बना दी मैंने बेंजीन वाले, डबल बॉन्ड का किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन से कौन कनेक्ट है, CH3 कनेक्ट है।
और यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड तो एजिड था, यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला द्विबंध और यहाँ भी क्या उपस्थित है, द्विबंध, और ये वाला जो नेगेटिव चार्जेस वाले बंध पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। ऑक्सीजन की 2 ही वैलेंसी है और साथ में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं आएगा। तो ये होती है आपके पास NE16 की अनुनादी संरचनाएं। अगर आपसे ये बोल दिया कि इसका अनुनादी संकर भी बनाकर बताइए, तो अनुनादी संकर में आप क्या बताते हो कि कौन सा आवेश विस्थानीकृत हो रहा है और कौन कौन सी स्थिति के ऊपर क्या होता है, विस्थानीकृत होता है। तो ये होता था आपके पास NE16। कौन सा आवेश यहां से विस्थानीकृत हो रहा है, माइनस वाला, तो ये लीजिए मैंने यहां पर शो कर दिया, माइनस आवेश विस्थानीकृत हो रहा है, ये मैंने वल्ले में कौन सा बना दिया, माइनस आवेश। कौन से कार्बन से लेकर कौन से कार्बन तक विस्थानीकृत हुआ है, तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट हुआ, इस वाले कार्बन तक विस्थानीकृत हुआ है। यहां से नोट कीजिए जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस पर कभी भी ऋणात्मक आवेश नहीं आया है। तो कहां से स्टार्ट होगा, इस वाले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आपको डॉटेड फॉर्म में शो करना है। और कौन से कार्बन तक जा रहा है, इस वाले कार्बन तक क्या हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है। साथ में देखिए और तो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश आ रहा है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए आंशिक ऋणावेश। ये वाली भी और तो आंशिक ऋणावेश, ये वाली पैरा तो कौन सा हो गया, आंशिक ऋणावेश। साथ में ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध डेवलप हो रहा है, द्विबंध। तो ये लेकिन ये परमानेंट द्विबंध नहीं है, यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ पर द्विबंध, लास्ट में क्या हो गया, एकल बंध। तो यहाँ पर आपको आंशिक द्विबंध प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या प्रदर्शित कर दिया, आंशिक द्विबंध। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे, आंशिक धनावेश। तो ये क्या हो गया, अनुनादी संकर हो गया किसका, NE16 का। तो यहाँ पर आकर जो भी आपका ईथर है वो कंप्लीट होता है। इससे बाहर आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने सवाल बन सकते थे ईथर से मैंने टोटल को क्या करवा दिया, आपको रिवाइज करवा दिया। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा, जैसे नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसकी सूचना तुरंत आ जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।